न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर कल सारे के सारे डिस्कस किए थे अलोंग विथ देयर वेरी स्पेशल और क्लासिकल एग्जाम्पल। तो आई होप अभी वो याद होंगे आपको ना। बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन के टाइप्स। प्रोटीन के टाइप्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन जो होते हैं उनको हम लोग सिंपल 3 हिस्सों के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सिंपल प्रोटीन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड होता है। दूसरे होते हैं कॉन्जुगेट जिनके अंदर एक हिस्सा अमाइनो एसिड का बना हुआ है यानी प्रोटीनेशियस है, दूसरा हिस्सा वो होगा जिसमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट पाया जाएगा। तीसरा डिराइव्ड जो आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक ऐसा कुछ है जो पूछना चाहते हो? कोई दिमाग में कीड़ा चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं पूछना चाहते? कुछ बताना चाहते हो? कोई नया ऐड देखकर आए हो जिसमें कुछ ऐसा मिला के पूछ के आएंगे मैडम को नया प्रोटीन कुछ? नहीं नहीं ना ना बिल्कुल भी नहीं। नहीं, चलो फिर मैं पूछूं, या तो आप पूछो या फिर मैं पूछती हूँ। पूछ लूँ? चलो आज पूछ लो। ओके, सो एक ऐड आता है जिसमें जो तेल है वो है ओराइजोनॉल का तेल। ओराइजोनॉल कंटेनिंग ओराइजोनॉल। चलो एक काम करो ना, लिख लो, फिर क्वेश्चन लिखो ना, फिर इसी बहाने टीवी भी देखने को मिलेगा ना तुमको। तो सो दैट आपके पास में एक एक्सक्यूज रहेगा कि मैम ने कहा इसलिए हम लोग टीवी देख रहे हैं। चलो, ओराइजोनॉल ऑयल। फोन में देख लेना भाई, फोन तो रिचार्ज है ना? फोन में देख लेना बच्चा। ओराइजोनॉल है, नाम है, जो नाम होता है ना वो ऐसे ही रहता है, ओराइजोनॉल। वो देख ले, वो बता ही रहा है, गूगल उसका चल चुका है। ओराइजोनॉल है ना। एक ऑयल और लिखो, राइस ब्रान ऑयल। यही तो है, राइस ब्रांड, ये तो सेम ही लिखा है। सेम ही लिखा हुआ है। चलो फिर एक काम करो, जब लिखा हुआ मिल गया है तो मुझे पढ़ के बता दो ये क्या कहना चाहता है। थोड़ा सा तेज। समझ में नहीं 232 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉईल करते हैं, माइल्ड टेम्परेचर। हाँ, और राइस ब्रान ऑयल है क्या? स्किन बेनिफिट लिखा है इसके अंदर, और कुछ नहीं। चलो कल एक बार पढ़ के आना, फिर मुझे कल बताना है ना, क्योंकि कल हम लोग वैसे भी लिपिड पढ़ने वाले, मतलब आज से लिपिड शुरू करेंगे, कल तक चलेगा। ऑयल पहले क्यों पूछा आपने? टॉपिक का पूछ लिया, गलत बात है। तुम लिखो तो सही, अभी बताया जाएगा क्यों पूछा है। चलिए, ये सब चीजें समझ में आ गई है क्या? कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई है पूछना चाहते हो मुझसे? नहीं, कुछ नहीं पूछना चाहते। चलो जी, तो तीसरे तरह के प्रोटीन हमारे सिंपल प्रोटीन है। डिराइव्ड प्रोटीन यानी कि व्युत्पन्न जो होते हैं। अब डिराइव्ड प्रोटीन के अंदर बेटा वो आएगा जब हम सिंपल या कॉन्जुगेट प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, तो जो भी प्रोटीन हमको मिलते हैं हम उन्हें डिराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डीनेचर्ड वर्ड के ऊपर ध्यान देना कि ये डीनेचर्ड है, डिग्रेडेड है, यानी कि प्रोटीन पूरा का पूरा नहीं है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया है या डाइजेस्ट कर दिया है, तो हमको ये सब मिलता है। क्या क्या मिलता है? पहली बात प्रोटीन, ठीक है, मेटा प्रोटीन, प्रोटीएजेस और पेप्टोन। प्रोटीएजेस और पेप्टोन जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां पर भी आप इसको पढ़ेंगे। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो वो सीधा का सीधा अमाइनो एसिड के अंदर नहीं टूट जाता, पहले वो टूटेगा पेप्टोन के अंदर, प्रोटीएजेस के अंदर, और फिर जो है सीधा हम लोगों को अमाइनो एसिड मिलता है। इसके अलावा कोएगुलेटेड प्रोटीन, अगर आपको पता होगा कि जो पनीर आप खाते हो है ना, तो जो पनीर है वो कैसे, पनीर एक अलग प्रोटीन है, और एक वे प्रोटीन का नाम अगर आप लोगों ने सुना है वे प्रोटीन, वो बिल्कुल अलग प्रोटीन है। पनीर जो होता है बेटा वो कोएगुलेटेड प्रोटीन है। जब आप अंडे को देखते हो तो एक तो फॉर्म ऐसे होते हैं कि हम लोग रॉ एग खाएं, कच्चा अंडा खाएं बिना पकाए, और दूसरा जब हम उसे बॉईल करते हैं या हम उसका ऑमलेट बना लेते हैं तो वो क्या होता है कि उसके प्रोटीन कोएगुलेटेड हो जाते हैं। दैट मीन्स उसके प्रोटीन क्या हो रहे हैं? डीनेचर हो रहे हैं। तो ज्यादा बेटर है कि अगर आपको अंडे से प्रोटीन चाहिए तो आप कच्चा अंडा खाओ, रॉ, क्योंकि जैसे आपने उसको उबाला या तेल के अंदर पका दिया तो वो कैसा हो जाएगा? डीनेचर्ड। सिमिलरली होता है जब हम पनीर बनाते हैं,
तो पनीर का जो फॉर्म होता है वो भी कोएगुलेटेड प्रोटीन होता है, क्योंकि दूध के जितने भी प्रोटीन होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जमना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी डीनेचर होगा, डिग्रेडेड होगा, आप बोल सकते हो डाइजेस्ट हो जाएगा, तब हमको क्या मिलेंगे, सारे के सारे डिराइव्ड प्रोटीन। क्लियर है? अब डिराइव्ड प्रोटीन के ऊपर इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचने और समझने, ध्यान देने की ज़रूरत इसके ऊपर नहीं है। तो एक चीज़ जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो है माल न्यूट्रिशन। तो जब हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुपोषण, तो वो हमेशा और हमेशा प्रोटीन से जुड़ा होता है। किसी को भी शक्कर की कमी कहीं नहीं हो रही है ना, कि शरीर में जो शक्कर है वो कम हो गई है, नहीं। तो जब भी हम बोलते हैं कुपोषित बच्चा है या माल न्यूट्रिशन है, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन जो होता है वो प्रोटीन से होता है ना। इनको देखा है कभी पहले टीवी में देखा है, यूनिसेफ के ऐड में आते हैं। मैंने पिछली बार दिखाया था ना, मैं हमेशा अच्छी अच्छी चीजें दिखाती हूँ, देखा है ना। चलो बच्चा, तो ये दोनों प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां, हम इनको नहीं बोलेंगे, करेक्ट वर्ड नहीं होगा बीमारियां, पर हम ऐसे बोल सकते हैं कुपोषण जो है वो दोनों अलग अलग तरीके का है। एक है हमारे पास में मेरास्मस और दूसरा है क्वाशियोरकर। ठीक, दोनों के दोनों प्रोटीन की कमी से ही होता है। प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले और सबसे ज्यादा पाया जाता है मसल्स के अंदर, इसीलिए जब भी हम किसी एनिमल को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उसका मसल ही खाते हैं, क्योंकि हमें उससे प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आप दोनों बच्चों को देख रहे हो, मसल मास जो है दोनों के अंदर कम है, इवन कम, इतना कम है कि स्किन और उसके नीचे आपको लगता है सीधा का सीधा स्केलेटन रखा हुआ है, बीच के अंदर की सारी लेयर जो है वो गायब हो चुकी है। तो जब हम मेरास्मस की बात करेंगे तो आपको बच्चा दिख रहा है बहुत स्किनी है ना, बहुत ज्यादा थिन है, हाथ पैर जो है वो बहुत ज्यादा पतले हैं, और मेंटल रिटार्डेशन भी होता है ऐसे बच्चों के अंदर, बहुत कॉमन सा फीचर है। जब हम क्वाशियोरकर की बात करते हैं तो क्वाशियोरकर के अंदर स्किन इतनी स्किनी नहीं होती, मतलब जैसे ये है वैसे वो बच्चा आपको नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हाथ पैर उसके भी पतले होंगे। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन उसको नहीं होगा। यहाँ पर जो बेली है, यानी कि जो एब्डोमेन का हिस्सा है वो फूल जाती है, तो अगर फूला हुआ देखो तो ऐसे मत सोचना कि नहीं इसको तो माल न्यूट्रिशन नहीं हो सकता, सिर्फ बेली वाला जो पार्ट है वो फूल जाता है, तो हम उसे बोलते हैं पॉट बेलीड। हट्टा कट्टा तेरे को कहाँ से नजर आ रहा है भाई? हट्टा भी और कट्टा भी? अच्छा, कैसे नजर आ रहा है? कट्टा नहीं, हट्टा है। अच्छा, हट्टा है। कहाँ से नजर आ रहा है हट्टा कट्टा? मोटा नहीं है। अगर पेट किसी का बाहर निकल जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक वो हेल्दी है और दूसरा वो मोटा है। ऑब्वियसली इतना नहीं है, इतना स्किनी वो नहीं है जितना ये नजर आ रहा है, बट नेचुरल सी बात है कि उसके हाथ पैर भी उसकी पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली पतले ही होंगे, लेकिन पेट और आंखें जो होंगी वो थोड़ी सी बाहर निकल जाएंगी। दोनों डिजीजेस क्लियर है? कैरेक्टर के हिसाब से पहचान लोगे, क्योंकि वहां पे पिक्चर नहीं देंगे आपको, यहाँ पे तो हम पिक्चर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, वहां पे कैरेक्टर दे देंगे। चलो जी, अब हम प्रोटीन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम बोलते हैं ना कि हमारा मैक्सिमम बॉडी जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है, तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? सबसे पहले उसका कारण है एंजाइम। आपकी बॉडी में जो एंजाइम है ना, हर एक बॉडी एक्टिविटी आपकी एंजाइम पे चलती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना एंजाइम के हो सकता है, और सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं वो नेचर के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में क्या मदद करता है? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपने देखा है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। सिमिलरली मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, बट वो मसल्स के अंदर करता है। ठीक है, और एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कहाँ होता है? कल मैंने पढ़ाया भी था, अंडे के अंदर जो एग व्हाइट वाला पार्ट होता है दैट इज एल्ब्यूमिन। तो वो उस फीटस के लिए या उस एम्ब्रियो के लिए सारा का सारा न्यूट्रिशन स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, तो स्ट्रक्चर के अंदर बेटा केराटिन हम लोगों ने पढ़ा है, कोलेजन हम लोगों ने पढ़ा है। आई डोंट थिंक कि अब इसको दोबारा से मुझे बताने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो, एक्टिन और मायोसिन
आपके मस्कुलर प्रोटीन है। इन्हीं की वजह से आपकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती है। आपकी सबकी बॉडी में मसल्स तो है ना, कोई ऐसा है जो मसल घर छोड़ के आ गया? कौन मसल घर छोड़ के आ गया? नहीं, तो कोई बात नहीं, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा हिला के देख लो कि सही सलामत है, लेकर आए थे, है या नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आपकी मसल्स के अंदर होती है, ये दो प्रोटीन्स की वजह से होती है। वन इज एक्टिन, अनदर इज मायोसिन। ट्यूब्यूलिन कहाँ पड़ा है ये बताओ, ट्यूब्यूलिन कहाँ पड़ा है? क्वेश्चन में भी पूछा है शायद इस बार, तो इस बार या पिछली बार सेल के क्वेश्चन में पूछा गया होगा। सेल वॉल में उल्टा मैन सीधा मैन वहीं का ट्यूब्यूलिन दिखा। उल्टा मैन सीधा मैन, सेल वॉल के अंदर उल्टा मैन सीधा मैन लगा दिया? नहीं मैम, जब साथ में बड़े थे ना। और कोई नहीं, तू जा ही गलत दिशा में रहा है, तो वहाँ उधर जाने का ही नहीं। और कोई? गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी बॉडी के बाद ना ना किसने? ट्यूब्यूलिन कहाँ पड़ा है? नहीं, चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्वेश्चन लिखो तुम, क्योंकि तुम्हारे भरोसे रही तो मेरी क्लास यहीं चली जाएगी। ट्यूब्यूलिन कहाँ पाया जाता है? लिख ले, इतना बड़ा मोटा रजिस्टर डाला है, उसका कुछ तो उपयोग कर। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बस क्वेश्चन यही है। मैं क्यों बताऊँ आंसर भाई? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम गलत है, खोटा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? क्वेश्चन लिख लिया ना? सोचते रहो, दिमाग पे जोर डालते रहो, ब्रेन स्ट्रॉमिंग हमारी हमेशा चलनी चाहिए। चलो बच्चे, कम्युनिकेशन आपस में, हमारी सेल को जो दूसरे ऑर्गन है, सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल आपके फेफड़े या लंग्स के पास होता है, पर कभी एक दूसरे को हाय हेलो नहीं करते। और भाई तू कैसा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, मैं भी ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, नहीं। तो इनके पास में कम्युनिकेट करने के लिए एक सबसे बेहतर तरीका होता है केमिकल्स, और उसमें मोस्टली होते हैं हमारे प्रोटीन, जिसमें हम पढ़ते हैं हार्मोन। कल एक हार्मोन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, विच इज इंसुलिन, एंड सेकेंड इज थायरॉक्सिन। ये दोनों हार्मोन प्रोटीनेशियस है नेचर के अंदर, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है? प्रोटीन की है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर, तो जैसे आपका दिल और आपके फेफड़े आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, वैसे आपका दिमाग जो इतना सुपीरियर है वो भी किसी बॉडी पार्ट से डायरेक्टली जाके बात नहीं करता, वो अपने कुछ मैसेंजर उनको भेजता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर भी केमिकली प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट इज डिफेंस। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम होता है वो कल मैंने आपको पढ़ाया था, वो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिन्हें हम लोग बोलते हैं गामा ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज। करेक्ट। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, आपको चोट लग जाती है पर आपको बहुत ज्यादा देर तक ब्लीडिंग नहीं होती है, बिकॉज आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के जितने भी फैक्टर हैं वो सभी के सभी नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीन। स्टोरेज, ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। ब्लड तो बोल क्या हुआ? ब्लड क्या हो जाना चाहिए? वहीं पर ही होता है उसको। हाँ, शर्म आ गई। चलो बच्चा, केसीन जो है वो पाया जाता है दूध के अंदर, प्रोटीन है। ओवा एल्ब्यूमिन कहाँ पाया जाता है? ओवम के अंदर, जो अंडे हम लोग खाते हैं या देखते हैं उनके अंदर एल्ब्यूमिन। जिंक कहाँ होता है? कल लिखवाया भी था, प्रोटीन है ना, कल लिखवाया था मैंने। चलो देख के बता दो। जिंक प्रोटीन का होता है बेटा? मेज के अंदर, मक्का के अंदर होता है। जैसे ग्लूटिनिन वैसे जेन पढ़ाया था। हाँ, ये सारे के सारे स्टोर काम करते हैं। अगर ये स्टोरेज का काम नहीं करें तो हमारा ये धान खाने का, ग्रेन खाने का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को इसीलिए खाते हैं क्योंकि उनसे हमें स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड मिलता है। तो हम स्टार्च के लिए मैक्सिमम चीज़ें खाते हैं। जब गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके साथ साथ हमें प्रोटीन भी मिलता है अगर आप मक्का खाओगे। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अलसी खाई है, सरसों खाई है, तो उससे हम जो तेल निकालते हैं वो इसलिए क्योंकि वो अपने अंदर लिपिड को स्टोर करके रखते हैं। तो हम प्लांट के ऊपर इसीलिए डिपेंडेंट है क्योंकि हमें अपने जितने भी मिनरल्स वगैरह चाहिए वो सब उनसे मिल जाते हैं।
चलो जी, अब हम लोग बढ़ेंगे लिपिड की तरफ, जो हमारा तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसकी हमें एक्चुअली में बहुत ज्यादा जरूरत शरीर के अंदर पड़ती है। हालांकि हम उसे खाना अब कम कर चुके हैं, बट हमें बॉडी के अंदर अगर शुगर चाहिए यानी कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो प्रोटीन भी चाहिए, और प्रोटीन चाहिए तो उसके साथ में लिपिड भी चाहिए ही चाहिए। तो लिपिड जो होते हैं बेटा, इनको हम लोग लेके कहाँ से आए हैं? वर्ड लेकर आए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होते हैं तो दो ओरिजिन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ग्रीक और लैटिन, और यही दो ओरिजिन जो है केमिस्ट्री के अंदर भी काम में आते हैं। तो हम लोगों ने शब्द सारे के सारे वहीं से लिए हैं। ये जो लिपिड होते हैं ये पॉलीमर नहीं है, ये है हेट्रोजीनस कंपाउंड। तो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, आपने प्रोटीन पढ़ा, हमने पढ़ा वो पॉलीमर है, बहुलक है, लेकिन ये बहुलक नहीं है। इनके अंदर दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे जो एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे। जितने भी लिपिड होते हैं वो पानी के अंदर नहीं घुलते, चाहो तो तेल और पानी को मिक्स कर लेना, ठीक है? तो तेल नीचे रह जाता है, पानी बेचारा हमारा ऊपर आ जाता है। अगर आपको तेल को घोलना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने बहुत सारे लिखे हुए, जितने भी लिखवाए उन सबके नाम लिखो। लिखो ऑर्गेनिक, कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पढ़े लिखे है ना अपन लोगों ने? एक बार खूब सही लिस्ट पढ़े थी। मैं क्यों लिखूं? आप लिखो, आपको लिखना है ना। चलो बताओ, एक बताओ। कार्बनिक विलायक बेंजीन। तुम अल्कोहल से क्यों नहीं शुरू करते हो? अच्छा ठीक है मैम, फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड। पर फिनॉल को हम लोग सॉल्युबल फॉर्म में भी तो लेकर आ सकते हैं। तो बोला था ये क्रिस्टलाइन। हाँ, ओरिजिन तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है उसका। हाँ जी, बेंजीन और कीटोन, एल्डिहाइड और ईथर्स, एस्टर्स। और ये मुझे बता रहे हो, लिख भी रहे हो? एमिनो में क्या लगा? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड विलायक होते हैं। वो क्या था? CH3CO। अरे रुको, इसे कहते हैं चल बहती हुई गंगा में हाथ धो लेना। हाँ जी, विलायक होते हैं, वो सॉल्वेंट है। क्या सुनो क्या बोल रहा है, बता। बोलना क्या है? नहीं अब छोड़ दो, चलो बेटा। अल्कोहल लिखो, एस्टर्स, मैं बताती हूँ वो लिखो। अल्कोहल, एस्टर, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, है ना। उसके अलावा क्या लगा लोगे? बेंजीन लगा लो, एसीटोन लगा लो। ये सारे के सारे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो कि ऑयल को घोल सकते हैं। मैम BC डबल ए क्या होता है? BC डबल ए फुल फॉर्म मेरे को भी नहीं आया। अच्छा BC डबल है किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है? मसल बिल्डिंग नहीं, वर्कआउट में हेल्प करता है। रिकवरी। मैं तो बोल रहा हूँ अरे मतलब खाने का है, खाने का है, लगाने का है, खाने का है, खाने का है। BC डबल ए प्रोटीन है। रिकवरी नहीं, रिकवरी में हेल्प करता है। तो अमीनो एसिड होंगे। मैं एसिड्स में वो तो प्रोटीन के अंदर आ BC डबल ए है ना, तो डबल ए तो अमीनो एसिड हो गए। एसिड हो गया, हाँ अमीनो एसिड हो गया। बाइकार्बोनेट अमीनो एसिड सब। बाइकार्बोनेट अमीनो एसिड, कुछ भी मर्जी पड़े जैसे बोलते हैं, अमीनो एसिड है। अगर रिकवरी में हेल्प करता है या बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग में अंदर हेल्प कर रहा है, दैट मींस डेफिनेटली प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। नहीं, रिकवरी में है पूरा। हाँ तो रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी ऐसे नहीं, रिकवरी किसकी? मसल्स की रिकवरी ना, स्ट्रेंथ। हाँ वही स्ट्रेंथ ना। हाँ, वही। हाँ तो स्ट्रेंथ के लिए जो भी चीजें खाई जाती है वो सब मसल्स को बिल्डअप करती है, और मसल्स को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो अमीनो एसिड है। BC का मतलब मैं बता दूं। जिम में चला गया। हाँ नहीं, बस ये सप्लीमेंट्स है बेटा, सारे के सारे सप्लीमेंट्स खाए जाते हैं। चलो जी, अब हमारे जो लिपिड है उनके अंदर भी होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट इनका रेशियो जो हम लोगों ने शुगर के अंदर पढ़ा वैसा नहीं होता। लिपिड को अगर मैं 1 ग्राम खा लूं तो उससे मुझे मैक्सिमम एनर्जी मिलती है 9 किलो कैलोरी। सबसे कम एक्चुअली हमको किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। पर फिर भी हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी सबसे कम प्रोटीन में मिलती है, सबसे कम प्रोटीन में नहीं। होती है।
वे में सिर्फ एक नहीं 30 वो ग्राम तो के वे अंदर- तू पर्टिकुलर प्रोटीन के चलो, पीछे वे क्यों पड़ गया है? छोड़ो, कोई भी आप प्लांट बेस में चले जाओ 0.1 किलो कैलोरी आएगी, वो भी 30 ग्राम के अंदर। अरे मैं ले रहा हूँ, मेरे को पता है ना। और मैं पढ़ा रही हूँ ना, मुझे ज्यादा पता है ना। तूने वे प्रोटीन तेरे को पता है कैसे बनाया जाएगा, तो एक बार वे को देख और उससे भी प्रोटीन निकालेंगे। अरे नहीं, वो हाँ, refined वे रहता है ना प्रोटीन पूरा। वो पूरा रिफाइंड रहता है, उसका पानी नहीं होता, उससे बनता है वे प्रोटीन। वो मुझे भी पता है, वो मुझे मालूम है। पर जो तुम प्रोटीन खाने की बात कर रहे हो ना बेटा, वो सारे के सारे रिफाइंड है। अच्छा, प्योरली है वो, extracted हाँ, है। वो पूरे रिफाइंड है, नहीं तो हम आर्टिफिशियल प्रोटीन को कैसे खा पाएंगे? इसीलिए समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो बच्चा, तो अब मैंने आपको बताया कि जितना भी हमारा लिपिड होता है, जितने भी लिपिड होते हैं वो होते हैं हेट्रोजिनस। दैट मीन्स दो अलग अलग कंपोनेंट से मिले हुए होते हैं। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज ग्लिसरॉल और दूसरा होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं तो बनता है एस्टर। हाँ, मैं कमेंट देख रही हूँ। ज़ीन प्रोटीन व्हीट में होता है और मेज में मेज में होता है ना। ज़ीन तो मेज में होता है, बताया स्पिंडल पोल बॉडीज में। हाँ, ये ठीक है। और शाफ्ट से प्रोड्यूस होता है राइस ब्रान ऑयल, ठीक है। ये दोनों बच्चे 6th क्लास में देखे थे। कौन से बच्चे? अच्छा, वो नहीं, मैंने नहीं दिखाया 6th क्लास के अंदर। अरे यही पढ़ाए थे तुम लोगों को न्यूट्रिएंट के साथ में। बच्चों को 6 में देखा था। हाँ, चैप्टर था ना। उसके साथ 6th में देखा था? हाँ, उसके साथ। फिर भी अच्छा, चलो अच्छी बात है, वहीं से जोड़ लेते हैं। चलो, तो मैं फैटी एसिड देखेंगे हम लोग। फैटी एसिड हम एक स्लाइड पीछे प्लीज। इतनी देर क्या कर रहे थे? और पिछली क्लास में क्या कर रहे थे फिर? लिखो चलो। ये कौन है? धीर सा। क्योंकि एक तो प्यूल है, प्यूल। लिख लिया? बढ़े आगे। चलो, तो फैटी एसिड को हम लोग डिवाइड करेंगे और फैटी एसिड के अकॉर्डिंगली हम लोग फैट को डिवाइड करेंगे, मतलब लिपिड को डिवाइड करेंगे। तो फैटी एसिड सबसे पहला टाइप है, वो है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। और जब सिंगल बॉन्ड ही होता है तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड होता है। पक्का? पक्का। चलो लिख लो बेटा, ये मतलब नए बच्चे लिखेंगे। अब तो कार्बनिक पढ़ के आए हो ना सारी, ये लिख लो बेटा। जब अपन लोग कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो ये सिग्मा को और डिस्कस करेंगे। जब कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन की चारों संयोजकताएं सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से पूरी होती हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो चेन है ये कैसी है? सैचुरेटेड है, संतृप्त है। गुड। तो ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड और संतृप्त वसीय अम्ल। ओके, सो सिंस दे आर सैचुरेटेड तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा हायर होते हैं। और क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं, रूम टेम्परेचर पे हमेशा कैसे होते हैं? सॉलिड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को पढ़ोगे तो वो है उनके एग्जाम्पल। ये याद रखने ही है। कैसे याद रखोगे वो तो मुझे नहीं पता, पर आपको याद रखने हैं। लॉरिक, माइरिस्टिक और पैल्मिटिक एसिड, ये तीनों के तीनों फैटी एसिड है जो कि सैचुरेटेड है। क्लियर? आगे बढ़े। नाउ अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। सिग्मा तो जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? एक तो सिग्मा होता है, एक पाई होता है। इसको बना लो साथ साथ।
सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा नहीं अनसैचुरेटेड बीच वाला जो होता है वो सिग्मा होता है, ऊपर नीचे वाला हाँ, पाई पाई। होता है। लेकिन है ना ये अनसैचुरेटेड में नहीं आते। अनसैचुरेटेड में आता है पर फैटी एसिड में नहीं आता। हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब कार्बन और कार्बन की जो या कार्बन की जितनी भी संयोजकता है वो अगर डबल बॉन्ड से पूरी होती है, वैसे हम लोग उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी लेते हैं पर यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लेंगे, तो हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, ज्यादा नखरे नहीं दिखाते, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लो होता है, और इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, लिक्विड। अभी मैं फैटी एसिड की बात कर रही हूँ, मैं अभी लिपिड पे या फैट पे नहीं गई हूँ, ठीक है। फैटी एसिड की बात कर रही हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर मेरे पास में 4 कार्बन है, अब इस 4 कार्बन की चेन में बेटा सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो हम उसे बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि मूफा। और अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो हम उसे बोलेंगे पूफा। मैं तो हमेशा ही पढ़ाती हूँ, मैं क्या करूँ, पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। चलो बच्चा, तो अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूरा नाम लिखोगे, मूफा और पूफा से तुम संतुष्ट मत हो जाना, ठीक है। फिर ढूंढते फिरोगे मूफा का मतलब, हाँ मूफा का मतलब क्या है और पूफा का मतलब क्या है। मेरा गांव कौन सा है, ओके धीर सा नया स्टूडेंट है मेरा आज, और एक और नया बच्चा आया है चारण सरकार में, तो मुझे बोल रहा है मैडम आपका गांव कौन सा है, यही जोधपुर ही है मेरा गांव। मैं इसी गांव से हूँ। और गांव पूरे भी हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे दूसरे गांव से हो, तो मेरा गांव यही है। चलो अब बच्चों यहाँ पर देखो, ओमेगा 3 ऑलिक एसिड लिखोगे, फिश ऑयल, पहले सुनो, ऑलिक एसिड मूफा के अंदर एग्जांपल लिखोगे ऑलिक एसिड, और पूफा के अंदर लिखोगे लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, ओमेगा 6 ओमेगा 3 अभी बताती हूँ। फिश ऑयल ओमेगा 3 पूछा मैंने एक को बोला है तो वो क्या ले, मतलब प्रोनाउंस कैसे करेंगे उसको, एज वाला जो लिनोलेइक, लिनोलेनिक, लेनिक और लेइक, लेइक, हाँ ओके। अब इसको ना ऐसे भी लिख लो क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। लिनोनेट, लिनोलेनेट दोनों सेम ही हो गए। लिनोलेट, और लिनोलेनेट लिनोलेट और लिनोलेनेट, इनका मतलब भी एसिड ही होता है। तो अगर तुमसे ओमेगा पूछेंगे तो तुम बोलोगे मैंने तो एसिड से पढ़ा है, मेरे को 8 मैडम ने नहीं पढ़ाया, तो वो ठीक रहा, तुम मेरे सर पे ना फोड़ो, इसलिए मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो लिनोलेट और लिनोलेनेट। अब व्हाट इज ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ठीक है। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो है ये एसेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया एसेंशियल का मतलब वही होता है जो फैटी एसिड आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, आपको उसको बाहर से खाना पड़ेगा। नाउ व्हाट ओमेगा इज, यहाँ पे ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 9 होता है। जब भी हम लिपिड को क्लासिफाई करते हैं, और वो भी वो वाले फैटी एसिड जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है वो हम डिनोट करते हैं इस ओमेगा से। तो कौन से नंबर के कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है वो ओमेगा से बताते हैं। तो ये ओमेगा, डेल्टा, ये सब हमको पर्टिकुलर डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं उस पूरी की पूरी कार्बन चेन के अंदर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 वाली जो कैटेगरी है वो कैसे होते हैं, एसेंशियल होते हैं, ठीक है।
ये भी आपको ऑयल के साथ में मिल जाएगा। पूफा ऑयल क्या होता है वो बताओ, क्वेश्चन लिखो, बार बार मैम की शक्लें देखते हैं। इसमें एक से ज्यादा बॉन्ड और डबल, जिसकी चेन में एक से ज्यादा नहीं, बॉन्ड। वो तो मैंने बताया है। पूफा ऑयल का एग्जाम्पल लेकर आना कल मेरे पास में ना। जितने भी हैं वो सारे अरे कौन नहीं, फिश ऑयल अभी बोलो, फिश ऑयल। फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल का नाम सुना है? हम्म, कॉड लिवर ऑयल, एवोकाडो मछली है। सी कॉड, कॉड फिश होती ऐसी कलर की एक डब्बी आती है और उसके अंदर वो इतने छोटे छोटे से कैप्सूल्स आते हैं, कॉड लिवर ऑयल। फिश का जो लिवर होता है ना, उससे ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, वो कॉड लिवर ऑयल कहलाता है। वो उसके कैप्सूल आते हैं, खाने चाहिए, विटामिन ए डी ई के सब मिल जाता है उससे। नहीं देखा तुम लोगों ने? Yes, ma'am. अच्छा चलो क्वेश्चन लिखो फिर। कॉड लिवर ऑयल, तुम्हारी सारी एडवर्टाइजिंग मैं आज ही निकालूंगी। चलो लिखो, कॉड लिवर ऑयल क्या होता है? फिश ऑयल तो डायरेक्ट कंज्यूम करना है, फिश को मत खाओ, ऑयली तो है, उसने भी तो कहीं ना कहीं से खाया होगा। फिर नहीं, चलो बच्चा, अब हम लोग लिपिड को भी उसी तरह से कैटेगराइज करेंगे, सिंपल, कॉन्जुगेट और डिराइव्ड। वही फर्क जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा, दैट इज लिपिड, सिंपल। जिसके अंदर लिपिड का पोर्शन होगा और कुछ और जुड़ा हुआ होगा, वो कॉन्जुगेट हो जाएगी। और जब हम लोग इस लिपिड को डीनेचर करेंगे या हाइड्रोलाइज करेंगे तो जो भी हमको मिलेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिराइव्ड। सिंपल देख लेते हैं। सिंपल लिपिड को हम लोग दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, फैट एंड ऑयल और वैक्सेस। पहले फैट एंड ऑयल को बात कर लेते हैं। एक है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है और दूसरा रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। तो दोनों के अंदर बेसिक फर्क क्या होता होगा? कौन? सैचुरेटेड सॉलिड है। जो सॉलिड है वो सैचुरेटेड और जो unsaturated जो सॉलिड है वो सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है? फैटी एसिड से बना हुआ है। जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे वो हो जाएगा फैट, सॉलिड और जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑयल। इसीलिए मैंने पूफा ऑयल पूछा है, मैंने ये नहीं बताया पूफा घी बताओ या मक्खन बता दो, है ना। तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में ही देखो, मैं सब बता देती हूँ तुमको, हिंट वहीं छुपे हुए हमारे। दोनों के अंदर अंतर समझ में आ जाए तो इसके अंदर बेटा क्या होगा? इसके अंदर होगा हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड और इसके अंदर हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कुछ भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकते हैं, सॉरी मोनो भी हो सकते हैं और पॉली भी हो सकते हैं। वैक्स के अंदर क्या फर्क आता है? मोम देखा है ना सबने? मोम लिपिड होता है, मोम होता है, हाँ। वैक्स मैन ऑफ द नेचुरल बताओ। मोम और फैट और ऑयल, मैंने इसको कैटेगरी कैसे किया ना, फैट और ऑयल यानी आपका घी और तेल एक कैटेगरी में रख दिया और दूसरे के अंदर वैक्स रखी है। ग्लिसरॉल पढ़ा, अभी मैंने आपको पढ़ाया। ग्लिसरॉल जो होता है वो होता है पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ग्लिसरॉल का नाम है पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल। पीछे ऑल आ रहा है ब्लू अल्कोहल। तो यहाँ पर कितने OH ग्रुप लगे होंगे? 2 से ज्यादा। अगर मैं सिर्फ एक ही OH ग्रुप लगाऊं तो वो वाला अल्कोहल क्या हो जाएगा बेटा? मोनोहाइड्रोक्सी। तो एक के अंदर हम लोग ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ेगा तो या तो घी बनेगा या तेल बनेगा, और जब मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल और कोई भी फैटी एसिड जुड़ेगा तो बनेगी हमारी वैक्स। बस इतना ही अंतर है दोनों के अंदर। क्लियर है? लिखो इसको फटाफट। बढ़े आगे? क्या लिख रहा है? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। मोनोहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। चले? ओके, सो अब कॉम्प्लेक्स लिपिड या कॉन्जुगेट लिपिड आपके लिए थोड़े से इजी हो जाएंगे क्योंकि हम कॉन्जुगेट प्रोटीन पढ़ के आए हैं।
तो एक तो लिपिड वाला पार्ट होगा और दूसरा कोई भी नॉन लिपिड वाला पार्ट होगा। तो अलग अपने आप करो। फॉस्फोलिपिड के अंदर लिपिड के अलावा क्या है? फॉस्फोरिक ग्रुप। ग्लाइकोलिपिड में लिपिड के अलावा क्या है? ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। लिपोप्रोटीन में लिपिड के अलावा क्या है? प्रोटीन। और सल्फोलिपिड में लिपिड के अलावा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, वेरी गुड। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कहाँ देखी? वो सीधा में उल्टा में? हाँ, ये सीधा आदमी उल्टा आदमी बनाया ना, ये अभी सीधा आदमी है। दैट मीन्स ये है आपका फॉस्फोलिपिड, जिसमें ये है हेड और ये है टेल। तो टेल जो है वो लिपिड की बनी हुई होती है और सिर जो है वो फॉस्फोरिक एसिड का बना हुआ होता है। इसीलिए ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है। टेल पार्ट हमेशा अंदर रहेगा और सर वाला पार्ट हमेशा बाहर की तरफ रहेगा। चलो, लास्ट टाइप ऑफ लिपिड दैट इज डिराइव्ड, जिसके अंदर हमारे फैटी एसिड आएंगे, ग्लिसरॉल आ जाएगा, स्टेरॉइड्स, स्टीरॉल्स, कैरोटिनॉइड्स और टर्पिन्स। ये सारे नाम याद करने हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ग्लिसरॉल जो अभी मैंने आपको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बताया। लिखा? क्लास का ही है, मेरे को पता है। क्या? चले आगे बढ़े। ओके, सो इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अलग से जरूर डिस्कस करेंगे। ये है हमारा बेटा लिपोप्रोटीन, जो अभी अभी मैंने आपको कॉन्जुगेट लिपिड के अंदर बताए थे, कल कॉन्जुगेट प्रोटीन के अंदर भी बताए थे। तो नाम से पता चलता है कि एक पार्ट जो है वो लिपिड का है, दूसरा पार्ट जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। इनको हम लोग बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो ये जो लिपोप्रोटीन होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो रोल होता है कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना। सिंस कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, तो वो हमारे ब्लड के थ्रू इतना इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो कौन निभाते हैं? ये हमारे लिपोप्रोटीन निकालते हैं। अब लिपोप्रोटीन को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, VLDL, LDL और HDL। वेरी लो, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि हमारा HDL जो है एंजल है, और जो हमारा LDL है वो एक डेविल है, यानी दैट इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड।
अब इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। लिपिड के मेजर रोल। हार्ट से क्या संबंध है? हार्ट से संबंध कल बताऊंगी, कल डिस्कस करेंगे ना। अभी सिर्फ ये याद रखो HDL और LDL जो है उसके अंदर अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है, बस कल बताऊंगी। स्टोर होता है ना हार्ट के अंदर, स्टोर हो जाता है हार्ट के अंदर, मतलब हार्मफुल होता है। स्टोर क्या हार्ट के अंदर कैसे स्टोर होगा? कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। आर्टरीज। हाँ सॉरी आर्टरीज में जम जाता है, प्रेशर में इंक्रीज हो जाता है शायद ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।